हमने खत्म करा था डिस्क्रीट का सेंटर ऑफ मास, याद है? आज हमें कंप्लीट करना है कंटिन्यूस का सेंटर ऑफ मास। और कंटिन्यूस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बहुत आसान होता है, क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी है, ज़रूरी नहीं कि कोई रॉड हो, इट कैन हैव एनी शेप, जैसे कोई भी शेप है। तो हमने 3 फॉर्मूले तुमको जाते जाते बता दिए थे कि बच्चों देखो, जैसे वहाँ पे m1 x1 m2 x2 करते थे, तो यहाँ पे कोई dm मास मान लिया, ठीक, x और y एक्सिस पे और ये z एक्सिस। तो xcm का फॉर्मूला हमारे पास है x इंटू डी एम या dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन dm। ycm का हो गया इंटीग्रेशन y dm अपॉन dm, सही है? ऐसे zcm का फॉर्मूला बन गया था, ठीक है? तो ये हम लोगों ने लास्ट टर्म में कंप्लीट कर लिया था ना। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जब हम ऐसे 3 फॉर्मूले खटाक से लिख देते हैं तो इन फॉर्मूले से कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती सर ये ठीक है, पर ये यूज कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे है, ठीक? तो एक एप्लीकेशन को समझने के लिए आप देखिए क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो हम करेंगे और अगला वाला तुम्हें करना है, ठीक? तो देखो क्या हुआ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि इफ अ रॉड हैज यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी, if its length is capital L, find its center of mass, ठीक है? इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो तुम्हें याद होगा कि हमने तुमसे एक बात करी थी, या हो सकता ना करी हो। अगर हम कोई भी छोटी सी लेंथ कहीं dm मान लेते हैं, हमने बात करी थी फ्रिक्शन बढ़ाते समय। फ्रिक्शन तुमको हमने बताया था कि रॉड है, चेन है, रोप है, इन सब का मास क्या होता है बच्चों? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले बात समझ लो, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जिस तरह तुमको बता इस तरह से समझोगे तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो भी कर लोगे, और कोई नया क्वेश्चन होगा वो भी कर लोगे। बेसिक बात समझना, ये जो लिख रहे हैं इसको मत लिखना, ये समझने के लिए मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ये बात सच है कि नहीं? जितनी ज्यादा लंबी रस्सी होती जाएगी हमारे हाथ पे लपेटते लपेटते, उतनी ज्यादा भारी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा लंबाई आ जाएगी उतना ज्यादा मास आ जाएगा, और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वेट, तो जितनी लंबी रस्सी उतनी ज्यादा भारी रस्सी। तो मोर मास मीन्स मोर लेंथ, मोर लेंथ मीन्स मोर मास। सिंपल है। तो मास लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात हमें एकदम क्लियर है, ठीक है? तो अगर हम कहते हैं कि इसका टोटल लेंथ कैपिटल एल है और टोटल मास कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा, अगर हम कहते हैं कि ये कोई छोटा सा मास है डीएम और इसकी छोटी सी लंबाई है डीएक्स, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि डीएम प्रोपोर्शनल टू डीएक्स? बोलो, कोई भी लेंथ कोई भी मास, टोटल लेंथ टोटल मास, ठीक? इसका रेशियो कर दिया हमने, कैसे? m बाय डीएम। तो तुम्हें मालूम है कि यहां प्रोपोर्शनलिटी हटाई होगी, समझ लो, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया होगा तो एक कांस्टेंट आया होगा ना, ऐसे इसका भी कांस्टेंट आया होगा। उसका जब रेशियो किया होगा तो वो कांस्टेंट क्या हो गया? हट गया। बोलो सही है? ठीक। तो यहां क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एल बाय डी एक्स। ये बात समझ में आई? तो डीएम को क्या लिख सकते हो बोलो बच्चों? इसको डीएम को उधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, नीचे ले जाओ, क्या आएगा? m बाय एल इंटू डी एक्स। नहीं समझे? डीएम उधर चला गया, कैपिटल नीचे आ गया और डीएक्स ऊपर चला गया, तो डीएम अकेला क्या बन गया? m बाय एल इंटू डी एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम? और हमने तुमको बोला तुम्हें लिखना नहीं है, खाली समझना है। तो ये जो m बाय एल है, m बाय एल, तो हम ऐसे कहते हैं कि l मीटर का मास कैपिटल M था, तो 1 मीटर का मास कितना होगा? m बाय एल, ठीक? तो इसको नाम दे देते हैं मास पर यूनिट लेंथ। क्या नाम दे देते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। और इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो ये कोई दो अनोखे टर्म नहीं है, बस वही आपका जो मास पर यूनिट लेंथ होता है उसी को हम कहने लगते हैं लीनियर मास डेंसिटी। यानी कि ये जो m बाय एल है बच्चों, ये केजी है कि केजी पर मीटर है? केजी पर मीटर। तो इसको m बाय एल को m बाय एल, m बाय एल को m बाय एल को, तो m बाय एल ना बोल करके बच्चों इसको हम सिंबल दे देते हैं
लैम्डा, क्या समझ देते हैं, लैम्डा। तो कहीं लैम्डा लिखा है इसका मतलब समझ जाएंगे क्या लिखा, आ जाओ क्या लिखा है, केजी पर मीटर, यानी दिस इज m/l, सही है। तो कहीं लैम्डा लिखा हम इसका मतलब समझ जाए क्या लिखा है, मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी। ठीक, अब सुनो, तो जहां m/l लिखा है क्या वहां पे तुम लैम्डा इंटू dx लिख सकते हो, बोलो बच्चों, ठीक, उसको लिख सकते हो लैम्डा इंटू dx, क्लियर। तो अब आगे से कोई भी केस हो, नया पुराना चाहे जैसा केस हो, उसमें बस इतना याद रखना कि अगर किसी छोटी सी लंबाई dx का मास तुमको लिखना है या तुमसे पूछा रहा तो उसको लिख देना सीधा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा इंटू dx किसका मास है, m का कि dm का, तो dm कैन बी रिप्लेस बाय लैम्डा इंटू dx। इसका फायदा तुमको आगे मिलेगा जब हम बात करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वहां हम बात करेंगे कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, उसको भी लैम्डा बोलते हैं, तो कूलाम पर मीटर हो जाता है। उन्होंने पढ़ा हुआ है गॉस थ्योरम में, E बराबर लैम्डा अपॉन 2πε0r, एक रॉड की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लैम्डा था ना वहां पे, वो था चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलाम पर मीटर, ठीक है। ये क्या है, केजी पर मीटर। तो जैसे यहां ट्रीट कर रहे हैं वैसे वहां भी ट्रीट करेंगे कि कोई भी छोटा सा मास dm है उसकी वैल्यू लैम्डा इंटू dx, ये बात याद रहेगी, बोल सही है, ठीक। तो इतनी लंबी गाथा जो पूरी ये लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ जो तुम्हें लिखना है वो तुम्हें बता दें कट शॉर्ट करके। सुनो, लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, इसी को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। कैसे आया ये बस तुमको समझाने के लिए था, या मास पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। तो दिस इज केजी पर मीटर। तो कहीं भी बच्चों dm लिखा हो तो उसको डायरेक्ट लिख दिया करो लैम्डा dx। सो व्हाट इज dm, dm इज लैम्डा इंटू dx, ठीक, क्लियर। अब बात आ रही है कि इस रॉड का हमें क्या निकालना है क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास, ठीक। कैसे निकालेंगे, तो ये तुम क्वेश्चन लिख चुके हो, नहीं लिखा तो इतना नोट कर लो, जितना लिखा है इतना नोट कर लो ताकि बोर्ड हम खाली करें, फिर इसके आगे कैलकुलेशन करके दिखाएं। अब इसको स्पीड से लिख लो। ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। नहीं क्लियर तो जो डाउट किसी को हो पूछ ले। L मीटर का मास कैपिटल m kg, तो 1 मीटर का मास कैपिटल m/l kg, इसी को कहते हैं लैम्डा। ठीक, देखो इस रॉड को बच्चों ने यहां एज्यूम कर लिया, ऐसे रखी हुई, किस एक्सिस रखी हुई, एक्स एक्सिस पे। तो इसका सेंटर मास एक्स पे आएगा, ये वाई पे भी आएगा, जेड पे भी आएगा, एक्स पे आएगा। तो हमें यहाँ पे एक्स एम निकालना है कि वाई सी एम जेड सी एम की तीनों एक्स एम, ठीक। अब समझना इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। हमें मालूम है कि एज एक्स एम बराबर क्या बच्चों, डी एम इंटू एक्स या एक्स इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, ये तो पढ़ा था। और अभी हमने देखा कि कहीं भी कोई डी एम लिखा हो, ठीक है, ये दूरी यहां से तक एक्स है
और इसकी लंबाई खुद की क्या है, dx है। तो कहीं भी dm लिखा हो उसको डायरेक्टली बिना पूछे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू डी एक्स, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक, तो जहां जहां dm लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखोगे, लैम्डा डी एक्स लिखोगे। तो ऊपर बन जाएगा x, और जहां dm लिखा है वहां लैम्डा डी एक्स, नीचे लिखोगे सिर्फ लैम्डा डी एक्स। अब बताओ, क्वेश्चन ने बोला द रॉड हैज, इस बात को ध्यान दें, रॉड हैज यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। यूनिफॉर्म बोलो बच्चों या कांस्टेंट बोलो, एक ही बात होती है, याद रखना। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, एक जैसा, एक समान, नियत। ठीक, तो यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्डा आपका कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। किससे कैसे पता चला, ये क्वेश्चन ने खुद बताया है, इट इज गिवन बाय द क्वेश्चन कि लैम्डा इज व्हाट, कांस्टेंट। तो बच्चों इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है कि कोई कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो क्या, तो जब ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, तो ये छज्जे से नीचे झांके, छज्जे से ऊपर झांके, झांके झांके क्या हो गया, कट गया। क्या बचा, एक्स एम बराबर बोलो एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, उसका लिमिट तो मालूम है, जीरो से लेके कहां तक, एल तक, टोटल लंबाई एल दी है ना, तो इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो, कहां से कहां, जीरो से एल, जीरो से एल। तो बच्चों एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स एन डी एक्स फॉर्मूला याद है, तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2, और केवल डीएक्स का इंटीग्रेशन, केवल डीएक्स का होता है एक्स, तो बचा एक्स सी एम, तो बचा एक्स सी एम बराबर एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाते हैं जीरो से एल, नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स, लिमिट लगाते हैं जीरो से एल, तो सॉल्व कर लोगे इसे। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है बार बार, तो क्या आएगा ऊपर, एल स्क्वायर बाय 2 अपॉन एल, क्योंकि लोअर लिमिट जीरो है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो एल स्क्वायर बाय 2 अपॉन एल क्या बचेगा, एल बाय 2। इतना कर लोगे, लिख लो पहले फिर सॉल्व करो।
लिखिए। तो ये बचा एक्स बराबर एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 अपॉन एल, सही है, माइनस 0, तो 0 को मतलब नहीं है, कैंसिल हो गया। क्या है एक्स बराबर एल बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है कहाँ पर, तो एकदम इसके सेंटर पर, यानी एल बाय 2 पर। और ऐसा हमने पहले भी समझा हुआ था कि सेंटर ऑफ मास में हम जो बॉडी है उसको एज अ पॉइंट बॉडी मान सकते हैं, उसके कहां पर, सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर हम ये दिखाएं कि ये एक पॉइंट बॉडी अगर होती तो इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या लिख सकते हैं, एल बाय 2 कॉमा 0, यानी कि दिस होल मास जो लीनियर फैला हुआ है इसको अगर हम पॉइंट मास मान लें तो कहां पर है, एल बाय 2 कॉमा 0 पर। सिंपल है। और हमने इसको जब शुरुआत की थी पढ़ना तब भी देखा था कि इसको बीच में टिकाएंगे तो देखो रुकी रहती है, क्योंकि बीच में इसके फिर नेट टॉर्क क्या है, 0, या ये वही पॉइंट है जहां पर नेट टॉर्क 0 होने से सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है। और आखिरी बात बताई थी कि ये वो पॉइंट है जहां पे सारे फैले हुए मास को अब एक बिंदु द्रव्यमान, एक पॉइंट बॉडी मान सकते हैं। सही है, क्लियर है। और डेरिवेशन से ये बात प्रूव हो रही है कि सेंटर मास कहां पर है, सेंटर पे। लेकिन कहां, किसके लिए, जब मास यूनिफॉर्म फैले कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक, तो एक पॉइंट हम लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लिया ना, तो एक पॉइंट लिखेंगे कि सो फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इन अ continuous system, center of mass is always present at the geometric center। ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर का मीनिंग क्या है तो अभी देखते हैं। ज्योमेट्रिक सेंटर पर लिखना दैट इज डैश। So for uniformly distributed continuous system, in a distributed continuous system, center of mass is always present at the geometric center। इन ऐसे लिख दिया था। So for uniformly distributed continuous system, center of mass is always present at the geometric center, that is dash। ऐसे लगा के देखो, that is dash। ठीक, लिख लिया। मतलब यूनिफॉर्मली बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास कहां बताया जा रहा है, उसके ज्योमेट्रिक से। जैसे एग्जांपल अभी हमने देखा कि मान लो यूनिफॉर्मली फैला हुआ मास था रॉड में, तो सेंटर मास कहां आ गया, बिल्कुल बीचों बीच। तो इस रॉड का ज्योमेट्रिक सेंटर भी क्या है, यही है, और इसका सेंटर मास भी क्या है, यहीं पर है। ज्योमेट्रिक मतलब ज्योमेट्री से नाप तोल के निकाल लो सेंटर तो वही आएगा, तो सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास है। जैसे एग्जांपल रिंग, तो रिंग का बच्चों ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पर है, सेंटर पे, ये रहा। और जो सेंटर वही इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। जैसे एग्जांपल डिस्क, ठीक है ना, तो डिस्क का जो सेंटर है ज्योमेट्रिकली वही इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इनके अपने सेंटर पर, एंड सो ऑन। क्योंकि कैसा है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली है। ठीक, अब कहते हैं सर मान लीजिए कि ये सॉलिड स्फीयर आधा होता या हॉलो स्फीयर आधा होता, तो कंटिन्यूस तो है पर यूनिफॉर्म नहीं है, तब सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो वो अभी हमें देखना है। मान लीजिए रिंग आधी होती, मान लीजिए डिस्क आधी होती, तो कहां होता, तो ये भी देखना हम लोग। ठीक, पढ़ेंगे उसको भी, समझेंगे। तो फिलहाल अगर कंटिन्यूस यूनिफॉर्म है तो ज्योमेट्रिक सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास। नोट को ऐसे डायग्राम बना के, दैट इज डैश के बाद
देख लिया। अब देखो बच्चों, नीट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसे कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आधे रिंग और आधे डिस्क का क्या करना है। ये नोट कर लिया ना? एग्जाम्पल, if a rod of length 3 meter has linear mass density lambda बराबर kx, where k is a constant and x is the distance from end A of the rod. Find the position of center of mass of the rod, assuming end A to be at the origin. क्वेश्चन लिख लो। If a rod of length 3 meter has linear mass density lambda बराबर kx, where k is a constant and x is the distance from end A of the rod, find the position of cm of the rod assuming end A to be at the origin. ठीक, तो ये जो लीनियर मास डेंसिटी है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल, पहले ये डिसाइड करो। ये लैम्डा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है या नहीं मालूम? देखो इसने बोला कि k इज अ कांस्टेंट, बोला तो क्या k कांस्टेंट है? k कांस्टेंट है, ये बात सही है, लेकिन लैम्डा बराबर k थोड़ी ना है, लैम्डा बराबर k x है, और जैसे आप इधर से इधर जाएंगे तो x लगातार बदल रहा है ना, तो x बदल रहा है, लैम्डा भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो लैम्डा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसको ट्राई करना चाहोगे तो सेम वैसे स्टेप से सारे स्टेप वही लगाओ जो लास्ट क्वेश्चन में लगाए तुमने, बस लैम्डा को बाहर मत निकालना, इंटीग्रेशन बाहर लैम्डा को मत निकालना, क्यों? क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। तो लैम्डा जो है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, क्या करोगे? kx। अब जब kx लिख दोगे तो क्या k को इंटीग्रेशन बाहर निकाल सकते हो? k को निकाल सकते हो? हाँ, k कांस्टेंट है। अब ट्राई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा। सेम स्टेप वही है, लैम्डा की जगह बस kx लिख देना, जो तुमने इससे पहले क्वेश्चन किया रॉड वाला, जिसमें आंसर L/2 आ रहा था। लिमिट्स को ध्यान से पुट कर देना, 0 से कहां तक लोगे लिमिट? 0 से 3, टोटल लंबाई 3 मीटर है ना, तो लंबाई लोगे 0 to 3, लिमिट्स 0 to 3, और जैसे सॉल्व किया वैसे सॉल्व करते जाओ। इंटीग्रेशन रूल याद रखना बस। 2 मीटर फ्रॉम एंड ए है ना, तो एंड बी से कितना हो जाएगा? 1 मीटर। टोटल 3 है, इधर से 2, तो इधर से कितना? 1। तो तुम यहां दिखेगा आंसर कि यहां सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच नहीं आया, एकदम सेंटर पे नहीं आया, क्योंकि यूनिफॉर्म मास नहीं है। ठीक, क्वेश्चन लिख लिया ना? तो जरा ट्राई करते हैं। जिन लोग कर लिया वेरी गुड, नहीं किया तो देखो तुमने फिर फॉर्मूला वही लगाया, एक्स एम बराबर dm इंटू एक्स या x इंटू डी एम अपॉन डी एम। अब डी एम में क्या लिख दिया तुमने? लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स अपॉन लैम्डा डी एक्स। लेकिन लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो बाहर निकाल लेते। तो लैम्डा क्या दिया हुआ है? के एक्स, और क्या लिखा है? डी एक्स इंटू क्या लिखा है? एक्स, अपॉन में क्या लिखा है? के एक्स इंटू क्या लिखा है? डी एक्स। तो बताओ के कांस्टेंट बाहर आ सकता है? तो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो रिजल्ट जो बच रहा है हमारे पास फाइनली यहां पे जो बच रहा है वो क्या दिख रहा है कि x इंटू एक्स, ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है, और नीचे लिखा है केवल x डी एक्स, करेक्ट। लिमिट लगाओगे 0 से 3, 0 से 3, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो बच्चों? x³ बाय 3। लिमिट लगाओगे 0 से 3, और यहां क्या लिखोगे?
एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाओगे 0 से 3। क्यों एक्स स्क्वायर बाय 2 कैसे आया समझ रहे हो। एक्स एंड डी एक्स का बच्चों जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना, एक्स n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी किसी को डाउट हो तो ये लगा रहे हैं। यहाँ 2 लिखा है तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, यहाँ 1 लिखा है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, ये रूल लग रहा है। सही है। अब क्या करोगे, अपर लिमिट तो लिखा हुआ है 3 क्यूब अपॉन 2 माइनस 0, नीचे क्या लिखा हुआ है बोलो 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। तो बच्चों 2 और 2 तो क्या हो जाएगा, ओ ओ ओ उल्टा उल्टा, सॉरी, नीचे 3 लिखा है, ठीक। तो 3 और a की पावर यहां क्या हो जाएगी, कैंसिल, और 2 यहां बचा हुआ है ना, ये 2 बचा हुआ है। तो ऊपर लिखा है बच्चों 9, ठीक, 3 स्क्वायर बचा ना, 9 बाय 2, 9 बाय 2 बचा 9, तो 9 कट गया, क्या बचा 2 मीटर, ठीक। क्लियर, आंसर आ गया। अब रॉड को देखा जाए इसका शेप कैसा लग रहा होगा। कैलकुलेशन देख लो, कोई डाउट हो पूछ लो, किसी तरह का कोई डाउट कैलकुलेशन में आ रहा है तो पूछ के क्लियर कर लो एकदम। ठीक है, तो यहां पे तुमने देखा कि जो लीनियर डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू के एक्स। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है लेमडा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो इस रॉड का कुछ शेप ऐसा हो गया होगा, जैसे बेसबॉल का बैट होता ना, ऐसा ए से बी की तरफ। टोटल लंबाई कितनी बच्चों? 3 मीटर। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे मास का ज्यादा होता जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है, यानी इधर से कितनी दूरी पर? 2 मीटर पर। तो जाहिर से इधर से कितना आएगा? 1 मीटर। तुम देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ बिल्कुल सेंटर पर नहीं है, जिधर ज्यादा मास है उस तरफ। क्लियर है? तो बस ऐसे फीलिंग के लिए कि हाँ भाई अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ऐसा हो जाता है, इसको डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब हेडिंग डाल दो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम important continuous non-uniform bodies। ठीक है, तो यहां पे 8 बॉडीज होंगी, उनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक, हेडिंग डाल दी। अब इधर देखो, पहला हाफ रिंग, रिंग पूरी होती तो सेंटर पे होता, आधी रिंग है। ठीक है, तो इनमें क्या इंपॉर्टेंट है? इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला याद रखना तो रट्टा मारना है। तो जो सेंटर मास यहां पर ये रहा, वाई एक्सिस पे रहता है, ये रहा। तो वाई सीएम ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला देखो, रिंग का सर्कमफेरेंस क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर था। इधर देखो रटना है ना, तो रटने के लिए कुछ कुछ मेमोरी ऐड याद करनी पड़ती है, तो ऐसे कुछ। तो 2 पाई आर था, तो उसको रिंग को किसी ऐसे काट दिया। जैसे ही काटा उसका पाई नीचे गिर गया, उसका पाई नीचे गिर गया, तो ऊपर क्या बच गया? 2 आर। नीचे कौन गिर गया? पाई। अरे भैया पाई उठा लो अपना। हम ना उठाएंगे, इसके हाथ में तलवार है, पाई गिर के गिर जाने दो। ठीक, तो 2 पाई आर था, जहां काटा पाई टपक गया। भैया पाई हमारा नहीं है, किसी और का है। क्लियर? याद हो गया? 2 पाई आर का पाई कट के नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि आधी कर दी थी। हाफ डिस्क, हाफ डिस्क में क्या हुआ? हाफ डिस्क बहुत बदनाम है। ठीक, इनके यहां कोई लोग जाते नहीं, कोई इनके आता जाता नहीं। क्यों? क्योंकि देखो सेंटर मास यहां पर है, इनके यहां पे ना 4 लोगों के लिए 4 पाई तक नहीं है, 3 पाई लिए बैठे हैं। 4 लोगों के लिए 3 पाई है, ऐसे खटपट खटपट किया करती है। 4 पाई नहीं है, 3 पाई। तो अगर 4 आदमी घर पे आ जाए तो उनके यहाँ 4 पाई नहीं है, क्या है? 3 पाई। 4 लोगों के लिए क्या है यार, कुछ सुधर जाओ, है कुछ तो शर्म करो। तो हाफ डिस्क के यहाँ क्या 4 पाई है कि 3 पाई है? 3 पाई। तो 4 लोग आके बैठे हुए खोपड़ी पे ऊपर, और क्या लेकर आ गए? 3 पाई। अबे यार कब सुधरोगे? ठीक, तो इनके रिश्तेदार क्या चलते हैं? इनके रिश्तेदार कौन है? हाफ एनुलस। देखो क्या होता है, ये जो शेप होता है ना, ये ना पूरी तरह से रिंग है ना पूरी तरह से डिस्क है, तो इसको कहते हैं एनुलस। क्या कहते हैं? एनुलस। तो अगर बच्चों ये पूरा एनुलस होता है ऐसा, तो सेंटर मास फिर बीच में होता, लेकिन आधा एनुलस है हमारे पास, हाफ एनुलस। ठीक, तो हाफ एनुलस है, तो इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। तो हमने कहा भाई इनका जो डिस्क, इनके रिश्तेदार है ना, आप इनके यहाँ गए तो इनके यहाँ 4 पाई थी नहीं, तुमने कहा हाफ एनुलस का घंटी बजा के देख लें। तो इनके यहाँ गए तो भैया यहाँ तो बड़ा बुरा हाल था, 4 पाई तो इनके यहाँ भी नहीं थी। 4 पाई तो थी नहीं, 3 पाई इनके यहाँ भी थी, लेकिन उस 3 पाई में भी जो है इनके यहाँ आपस में लोगों के अंदर बहुत डिफरेंस थे।
ऊपर वाले फ्लोर पे क्यूब का डिफरेंस था और नीचे वाले में स्क्वायर का डिफरेंस था। भैया बहुत डिफरेंस है आपस में लोगों के, डिफरेंस शांति नहीं होता है, भीड़ लगी पड़ी है। ऊपर क्या है क्यूब का डिफरेंस, नीचे क्या है स्क्वायर का। तो मान लो कल को तुम भूल गए कि सर ऊपर स्क्वायर का था नीचे क्यूब का था, तो कैसे भूल सकते हो? सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आ रही है मीटर है कि 1/मीटर है? सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस है कुछ और है, डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होता है ना डायमेंशनली, लेंथ बराबर लेंथ होता है ना। तो अगर तुमने ऊपर लिखा हुआ लेंथ क्यूब तो नीचे लिखा लेंथ स्क्वायर, तो कट के ऊपर क्या बचेगी लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू लेंथ, सही लिखा है ना डायमेंशनली। और मान लो तुमने ऊपर गलती से लिख दिया स्क्वायर और नीचे लिख दिया क्यूब, तो क्या लिखा हुआ लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ क्यूब, तो बचेगा 1/लेंथ। तो लेंथ कैन नॉट बी इक्वल टू 1/लेंथ। तो ऊपर हमेशा क्या रहेगा क्यूब, नीचे क्या रहेगा, और ऊपर हमेशा क्या होता है ज्यादा कि कम, ऊपर है भैया तो ज्यादा ही होगा, तो क्यूब ऊपर रहेगा स्क्वायर नीचे। क्या यहाँ पे कोई प्लस हो रहा है? प्लस नहीं है, इनके डिफरेंसेस हैं, हाई हाई मची रहती है। एक तो 3 पाई लिए बैठे ऊपर भी हाई है, ऊपर 3 तो और है क्या सेम वही रिलेटिव, 4/3 पाई, 4/3 पाई और डिफरेंस और है, सही है। तो एनुलस याद हो गया। अब क्या करोगे, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तो बाद में तुम भूलोगे भी, तो कुछ कुछ इस तरह की बातें कर करके हम लोग याद कर लेते हैं इसको। लिखो नंबर 4, साथ साथ लिखते जाओ। नंबर 4 जो है सॉलिड हेमिस्फीयर है। सॉलिड हेमिस्फीयर जो है बहुत ही अजीब है, ठीक। इसने एक नई प्रथा शुरू करी है। ठीक, क्या होता है, कुछ लोग तुमने आदत देखी होगी, कुछ लोग बहुत 3-5 करते हैं, है ना। कुछ लोग आदत होती है बात बात 3-5 बहुत 3-5 करते हैं ना। ये उनसे अलग है, ये 3-8 करता है। ठीक, ये क्या करता है 3-8। इतना बदतमीज है कि लोग 3-5 करते हैं, क्या करता है 3-8 करते हैं। और बताओ क्या कर लोगे? तो इससे ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन इसका छोटा भाई जो है ना बंगाली, वो बहुत सीधा है। बंगाली बहुत सीधा है, बहुत सीधा, मतलब पूरे टेबल का सबसे सीधा जो है बंगाली, हॉलो हेमिस्फीयर। सब बंगाली क्यों है? क्योंकि बाद में कहता है की हॉलो, की हॉलो, की हॉलो। तो बंगाली बहुत सीधा है, की हॉलो। तो इसका फॉर्मूला याद रखने में तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। सबसे सीधा बच्चा की हॉलो कहता है आधा हो गया, आधा हो गया तो आधा लग गया r/2। की हॉलो मोरो रसगुल्लो हॉलो हॉलो, मोरो रसगुल्लो हॉलो हॉलो, की हॉलो हॉलो हॉलो। और बोलो, ठीक। तो रसगुल्लो हॉलो हॉलो, हाफ तो हाफ कर दिया r/2। सिंपल, सबसे आसान फॉर्मूला क्या है r/2, किसका बंगाली का, की हॉलो r/2। लेकिन ये बहुत बदतमीज है बड़ा भाई, 3-5 नहीं करता है, 3-8 करता है। और इनके तो तलवार चल गई, इनका पाई गिर गया था। इनके तो सब लोग जानते, पाई गिर गया, उठा नहीं पा रहे थे, 2r पाई। और इनके यहाँ तो कुछ जाता नहीं है, 4 पाई नहीं 3 पाई लिए आ जाते खड़खड़ाती हुई 3 पाई लेकर के। इनके रिश्तेदार इनसे बढ़ के हैं, क्यूब क्यूब का डिफरेंस लगाए पड़े, है ना। ये बदतमीज है, 3-8 करता है, ये सबसे आसान की हॉलो, आधा हो गया r/2। क्लियर? कितने हो गए? 5 हो गए, 3 और पढ़ लो। घटा दो, ऊपर लिखी हुई ना, जो नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं इसको।
ठीक, लिख लेना। नंबर 6 हॉलो कोन। तो हॉलो कोन में उसको क्या होता है, एक हाइट दी होती है, ये इसकी टोटल हाइट है कैपिटल एच। याद रखो हमने सेंटर ऑफ मास के वर्टेक्स से याद किया हुआ, वर्टेक्स से, टॉप से, ये रहा सेंटर ऑफ मास, दिस इज वाई। तो वाई सी एम इसका जो है वर्टेक्स से 2h/3 होता है, 2h/3। ठीक, पूरी बात समझ लेना, फिर इसको देखते हैं कि इसको कैसे याद करा है। नंबर 7 है सॉलिड कोन। तो इसका भी सेंटर मास टॉप से नापा गया है, वाई सी एम, हाइट एच है। तो इसका सेंटर मास होता है 3h/4। ठीक, तो देखो हॉलो कोन हो गया HC, सॉलिड कोन हो गया SC। ठीक, तो तुमने सुना होगा, जानते हो कटिंग चाय, जानते हो कटिंग चाय, कटिंग यानी कि 2 की 3 चाय मंगा लेते हैं, 3 की 4 मंगा लेते हैं, 4 की 5 मंगा लेते हैं ना। जैसे 2 लोग दोस्त गए तो कभी कभी पैसे कम है, अक्सर ही पैसे कम रहते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो 1 की 2 करवा लेते हैं, कटिंग कहते हैं उसको। तो वो भी जानता है, कुछ कहता है आदत बांट कर पी लो, है ना। कटिंग चाय चलती थी, अभी भी चलती होगी, हम लोग के टाइम में तो वही चलती थी। मतलब कोई 5 लोग हैं तो 5 चाय नहीं बोलते थे, भैया 5 चाय देना, ऐसा कभी नहीं बोला हम लोगों ने कैंटीन में। हम लोग कहते थे भैया 3 की 5 कर दो। हम लोग का लेवल थोड़ा और डाउन था, तो समझ गए। तो 2 घूंट आ जाते थे अपना बैठे हुए। अब देखो इधर किसी 5वें 6वें का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए समोसा खिलाए। तो देखो इधर, तो देखो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट HC हाई कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो आदमी कहीं पहुंच जाए, उसकी जो कटिंग की आदत होती है वो नहीं जाती है। ठीक, तो हाई कोर्ट जाता है तो 2 की 3 चाय मंगाता है, हाई कोर्ट में 2 की 3, हाई कोर्ट में 2 की 3। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाता है थोड़ा लेवल बढ़ा लेता है, 3 की 4। सुप्रीम कोर्ट है ना, 3 की 4, और हाई कोर्ट में 2 की 3, हाई कोर्ट में 2 की 3, सुप्रीम कोर्ट में 3 की 4। और कहां से मंगाता है, ऊपर वाली कैंटीन से मंगाता है कि नीचे वाली से, ऊपर वाली से। क्या चाय ऊपर से ही आएगी, नीचे से नहीं मंगाता, ऊपर से आएगी। यानी कहां से, वर्टेक्स से कि बेस से, वर्टेक्स से। तो हाई कोर्ट में 2 की 3, हाई कोर्ट में 2 की 3, सुप्रीम कोर्ट में 3 की 4, 3/4। सही है। अच्छा, इनकी हॉलो कोन की एक बहन भी है। ठीक, वो जो है वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो उसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेट, शॉर्ट में TMC के नाम से जाना जाता है, ट्रायंगुलर प्लेट इनकी बहन है, हॉलो कोन की बहन है। बात बात पे हाई कोर्ट चली जाती है, बात बात पे। ठीक है, ओमी एकला चोलबे लोड़बे जीतबे। ठीक, तो शक्ल से समझ जाओगे कि इन्हीं की बहन है, क्योंकि पूरा फॉर्मूला वही है, 2/3h, पूरा फॉर्मूला पूरा वही है। बस फर्क ये है कि कोन जो है वो किसमें है, कोन किसमें 3D में, और प्लेट किसमें 2D में। तो भैया थोड़े से मोटे हैं और थोड़े चपटी हैं, ये होता ना। बहन पतली दुबली तो शक्ल पहचान इसी की बहन है, ये शक्ल से पता चल जाता है ना। और भैया थोड़ा सा टोन वो नहीं, लेकिन शक्ल वही है, शक्ल वही है। भाई मन एकदम सेम शक्ल के, 2h/3 ये 3D में, ये 2D में, है ना। चिड़ के चिल्ला के बेचारी मोटी हो ही नहीं पाई कभी, 2h/3। तो ट्रायंगुलर प्लेट किसकी बहन है, हॉलो की, हॉलो कोन की, सॉलिड कोन की, हॉलो कोन की। सेम टू सेम फॉर्मूला।
ठीक है। अभी कितने सारे नंबर्स हैं आपके सामने, कितने सारे नंबर्स हैं ना, लेकिन नंबर में थोड़ी सी जान डाल दो तो याद हो जाता है कि हाँ भाई याद हो गया। आधी रिंग वही जिसकी तलवार चली थी, हाँ वही। कितना है 2r/π। आधी डिस्क वही जिसके यहाँ है 4r/3π। उनके रिश्तेदार ऊपर क्यूब नीचे स्क्वायर। डिफरेंस है कि सम है? ऊपर क्यूब नीचे स्क्वायर, ठीक। और वो जो बदतमीज है 3 सॉलिड हेमिस्फीयर कितना 3r/8। और वो सबसे सीधा बच्चा की हॉलो r/2 और हाई कोर्ट जाओगे तो कितनी मंगाओगे 2 की 3। सुप्रीम कोर्ट में 3 की 4। हाई कोर्ट की बहन का कितना है 2/3। ट्रायंगुलर प्लेट भी सेम टू सेम है, सही है ना? क्लियर हो गया? तो एकदम ये तो इससे तो जान पहचान निकला इन सबसे, है ना? ये फॉर्मूले तो याद है, लगता शुरू से याद थे। हो गए याद? ठीक। हटा दे, लिख चुके ना? तो इधर देखो, इधर देखो और सुना दो फटाफट। अभी आ जाएगी, उधर से घूम के आ जाएगी। सीधा सीट दे देना सुमित। वो दे देगा, अंकित आ रहा तो दे देगा। चलो बताओ, याद हो गए ना सारे? तो ध्यान सुनना भी जवाब देना, ठीक है? कि क्या पूछे क्या बताना है। तो बताओ बच्चों, रिंग का सेंटर मास कहाँ होता है? रिंग का सेंटर मास सेंटर पे होता है। 2r/π किसने होता है? रिंग का सेंटर मास कहाँ होता है? सेंटर पे। आधी रिंग थोड़ा पूछा हमने, है ना? तो बताओ अच्छा, डिस्क का कहाँ होता है? डिस्क का सेंटर पे। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर पे होता है, r/2 पे होता है। सुनते नहीं हो? हॉलो हेमिस्फीयर का r/2। और सॉलिड स्फीयर का कहाँ होता है? सॉलिड स्फीयर का सेंटर पे होता है। सॉलिड स्फीयर बोला ना हमने, सॉलिड हेमिस्फीयर थोड़ा ना बोला। सुनने में दिक्कत है बेटा, कान वान चेक कराओ, है ना? सुन कुछ रहे, बोल कुछ रहे, क्या कर रहे हो? अच्छा छोड़ो, खैर बताओ, रिंग का कहाँ होता है? तो 2r/π अब भी बता रहा है, उसको बताना 2r/π। ये सब मैं भरा बैठा हूँ, डिस्टर्ब ना करिए। जितना वो बोलता वही बोलूँगा, कुछ भी पूछिए मैं बोलूँगा 2r/π, है ना? कभी कभी होता था, तुम्हें याद होगा, हम लोग जब प्रैक्टिकल के बाद वाइवा होता था तो हम लोग प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव याद कर लेते थे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर एंड एमीटर, है ना? रटा हुआ है, पहुंचे। व्हाट्स योर नेम? टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। बोल दिया हमने, अब तुम कुछ ही पूछो, नाम पूछो, क्लास पूछो, हमसे मतलब नहीं है, हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया। दोबारा पूछोगे वो नहीं पता क्या बोला, भरा बैठा है ना? ओके, व्हाट्स योर नेम? सर, टू कैलकुलेट इंटरनल, है ना? सुनना थोड़ी ना। तो वही स्थिति हो जाती है कि हमें, है ना, हम पहले से जानते हैं कि हमें क्या कहना है, तो पहले से प्री डिटर्मिनेंट नहीं रहना चाहिए, है ना? प्री डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कभी कभी बड़े लेने देने पड़ जाते हैं। जैसे हम दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं, छोटे भाई को देनी चटाका, अचानक आ गए पापा, लेकिन हाथ चल चुका है और तुम देख रहे हो मेरा हाथ कहां जा रहा है। सब हो रहा है रिफ्लेक्स में, चल चुका है, लग चुका है, उसका तुम्हें पता क्या क्या होने वाला है। तो फिर सोचते हैं कि जब हमें दिख रहा था कि छोटा भाई नहीं है, पिताजी आ चुके हैं, तो मेरा हाथ रुका क्यों नहीं? दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स पे कंट्रोल ना होना, है ना? क्योंकि बाल्टी लिए भरे खड़े रहते, आओ बेटा, आ कोई और जाता है, सही है? तो ये रिफ्लेक्स का, आपने क्या सुना, तो क्या आपके कानों में पहुंचा, आपके दिमाग में उसको क्या रिएक्ट किया, इसमें टाइम गैप जो होता है ना? ये टाइम गैप से अगर हम वो हैं तो हम सिली मिस्टेक करते हैं। हमें पता है हमें बी टिक करना है, लेकिन अचानक से सी गोला काला, अरे यार, हो जाता है ना? तो वी नो एवरीथिंग बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं? गड़बड़ कर रहे हैं। तो थोड़ा ग्रेटर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, थोड़ा सा ग्रेटर कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन। तुम्हें लगता हो तुम बहुत शार्प हो, बहुत चालाक हो, बहुत फास्ट हो, बहुत एक्यूरेट हो, पर तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो, गड़बड़ होती है ना? तो बड़ा एक्यूरेसी के साथ बताओ। अच्छा, सॉलिड स्फीयर का सेंटर मास कहाँ होता है? वेरी गुड। सॉलिड हेमिस्फीयर का कहाँ होता है? 3r/8।
आधी रिंग का कहाँ होता है? 2r/π। आधी डिस्क का 4r/3π। आधी डिस्क का हॉलो कोन का, अरे हॉलो कोन का भूल गए, 2h/3। हॉलो कोन का 2h/3। सॉलिड कोन का 3h/4। और सॉलिड कोन के जैसा कौन है? कोई नहीं। अभी तो बताया, ध्यान सुनते नहीं हो। सॉलिड कोन जैसा कोई नहीं है, हॉलो कोन जैसी है। वो हॉलो कोन की बहन है, सॉलिड कोन की बहन नहीं है। क्या समझ रहे हो? समझ गए? अनिल कपूर का करीना कपूर से कोई लेना देना नहीं है। करीना कपूर रणबीर कपूर की बहन है, अनिल कपूर अलग लोग हैं। कपूर है लेकिन कपूर कपूर थोड़ा मिल गए। हॉलो कौन सॉलिड सब एक है नहीं है। वो कपूर कपूर समझ है ना, तुम मिक्सिंग ना करना, ठीक? समझ गए? करीना कपूर की बहन। अब बताओ अब बताओ, सॉलिड कोन का सेंटर मास कहाँ है? 3h/4 पे होता है। सॉलिड कोन का सेंटर मास कहाँ होता है? 3h/4। बिल्कुल सुनाई पड़ना बंद हो गया है क्या? सॉलिड कोन का सेंटर मास कहाँ है? तो सब एक साथ बोले सेंटर पे। क्या हो गया बेटा? कहीं ना कभी उसमें चले गए थे क्या? वापस आओ वापस आओ। हॉलो स्फीयर का सेंटर मास कहाँ है? हॉलो स्फीयर का सेंटर पे होता है। अच्छा ये बताओ, तुमको कितने बार बेवकूफ बनना है ये बता दो। मैं खेलने आते हो कि बेवकूफ बनने आते हो? अभी तुमको बताया कि यू नीड ग्रेटर कंसंट्रेशन, फोकस। कोई मतलब नहीं। कान में आवाज जा रही है सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, लेकिन मन में भरा हुआ है कौन का बताऊंगा मैं तो। आप कुछ ही पूछिए, मुझे ऑब्जेक्टिव याद वही बकूंगा। नाम पूछे तो भी मैं बताऊंगा। बेटा कौन से स्कूल से आए हो? ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। वही पढ़ के आए हो। स्कूल बाद में, फॉर्मेलिटी वाली बातें बाद में। फिर से पूछे, आर यू रेडी? नहीं, आर यू रियली रेडी? कितने लोग हमारी आवाज आ रही है? सबको ठीक। तो ध्यान से फोकस। रिंग का सेंटर मास कहाँ होता है? आधी रिंग का कहाँ होता है? 2r/π। देखो इन सब सवालों के जो घुमा के हम पूछ लेते हैं, इन सब सवालों के वो बच्चा बहुत अच्छे जवाब देगा जिसने काफी टाइम अपना चिड़िया उड़ तोता उड़ में बिताया है। चिड़िया उड़ तोता उड़ में बड़ा कंसंट्रेशन हो। चिड़िया उड़ तोता उड़, खरगोश नहीं उड़ता है ना। मोर उड़ खेला है? तो उसमें तुमने देखा कंसंट्रेशन कितना गर्म होता था? बिल्ली ना, कुछ लोग बिल्ली उड़ जाती थी, गधा भी उड़ जाता था। तो उसमें वो कंसंट्रेशन वाले गेम्स हैं सारे। उनको तुम मजाक ना समझो, कंसंट्रेशन वाले गेम्स हैं। वो खेलना चाहिए था, नहीं खेला तो अब तो कुछ नहीं हो सकता है। अब मत खेलना जाके कि दो लोग दोस्त बैठ गए, क्या करें सर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। चिड़िया उड़ सर ने कहा है, वो बचपन में था। अब कोई संभव, अब कोई फायदा नहीं है। ठीक, हाँ आ जाओ। क्या था? चिड़िया उड़। अच्छा, आधी रिंग का कहाँ होता है? 2r/π। आधी डिस्क का 4r/3π। सॉलिड हेमिस्फीयर का, हमें सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8। हॉलो हेमिस्फीयर का, हॉलो हेमिस्फीयर का और हॉलो स्फीयर का, हॉलो कोन का सर 2h/3। हॉलो कोन का 2h/3 और सॉलिड स्फीयर का 3h/4 थोड़ा ना। सॉलिड स्फीयर का सेंटर पे, सॉलिड कोन का 3h/4 और सॉलिड कोन के जैसा किसका होता है? किसी का नहीं। हॉलो कोन के जैसा किसका होता है? ट्रायंगुलर प्लेट का। आधी डिस्क के जैसा किसका होता है? मिलता जुलता, आधा एनुलस। आगे के नंबर सेम है, 4/3π सेम है ना। तो बाकी ऊपर क्यूब का डिफरेंस, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस है। सही है? ठीक। अब कहीं भूल जाओ तो कुछ चीज और कॉमन याद कर लो। देखो सिर्फ रिंग और डिस्क में पाई का टर्म है, स्फेयर में कहीं कोई पाई नहीं है, कोन में कहीं कोई पाई नहीं है। पाई कहां पाई जाती है? केवल रिंग में और आधी डिस्क में, और मतलब एनुलस में, इन तीनों में। बाकी स्फेयर कोन शुरू होते ही पाई का काम खत्म हो जाता है। सिंपल है। तो एक बार फटाफट बताओगे 1 मिनट के अंदर। आधी रिंग, कोई फंसाने वाली बात नहीं, सिंपल पूछेंगे। आधी रिंग, आधी डिस्क, 4r/3π। सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8। हॉलो हेमिस्फीयर
हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो कोन 2h/3, टॉप से बॉटम से, सॉलिड कोन 3h/4, टॉप से बॉटम से, टॉप से, और हॉलो कोन के जैसा कौन, ट्रायंगुलर प्लेट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आधी डिस्क के मिलता जुलता कौन है, हाफ एनुलस, हाफ एनुलर, ऊपर क्यूब का डिफरेंस स्क्वायर का, क्यूब का, और नीचे, ठीक, याद रहेगा ना सारे कॉन्सेप्ट, ठीक। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो जैसे तुमसे हमने अभी कहा, जैसे तुमको बताया कि एक रॉड है बच्चों, अब इसको समझना इसमें हो सकता है कई कभी बच्चे क्या होते हैं समझ नहीं पाते हैं, जबकि होता बहुत ज्यादा आसान है, अगर तुमको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो जैसे ये रॉड थी तो यूनिफॉर्म थी, तो हमने कहा इसको कहाँ ले सकते हो, कह दो सर इसके हम एज अ पॉइंट बॉडी मान लें, तो हम इसको कहाँ मान लेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है, बोलो सही है। अच्छा, अब हमने जो याद नहीं किया है वो भी याद कर लो, मतलब वो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने कहा हॉलो कोन है ना, तो हॉलो कोन हाई कोर्ट 2 की 3 चाय मंगाएंगे, तो टॉप से मंगाएंगे बॉटम से, टॉप से, तो वर्टेक्स यानी टॉप से इसकी पोजीशन 2h/3 है। तो बच्चों बेस से अगर पूछा जाता तो बेस से तुम क्या कह सकते हो, भाई ये h है ना, ये 2h/3, तो ये कितना बचा, केवल h/3, h - 2h/3 कर दो, कितना बचेगा, h/3। तो अगर बेस से कहते हैं तो h/3, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, तुमने टॉप से रटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है h से घटाने में कितना टाइम लगेगा, h, तो कितना बचेगा, h/3। ऐसे ही सॉलिड कोन में टॉप से तुमने रटा है ना, 3 की 4 मंगा रखी है, तो बेस से मंगाओगे कितना हो जाएगा, h में से इतना घटा दो, कितना बचेगा, h/4। तो फ्रॉम द बेस इट इज h/4, फ्रॉम द बेस इट इज h/3। तो टॉप से 2h/3, टॉप से 3h/4, 2 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3, 3 का 4, याद है, हाई कोर्ट में 2 का 3, सुप्रीम कोर्ट में 3 का 4, और बेस से पूछा जाए h/4, बेस से पूछा जाए h/3, सिंपल, याद रहेगा, ठीक। तो अभी 2 बातें तुमको बता दी कि जहां कहीं भी सेंटर ऑफ मास बॉडी का होता है वहीं पे उसको एज अ पॉइंट बॉडी हम मान लेते हैं, एज अ पॉइंट बॉडी। पॉइंट बॉडी का मतलब डिस्क्रीट सिस्टम की कंटिन्यूअस, पॉइंट बॉडी मतलब डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, पॉइंट बिंदु जो होते थे वो डिस्क्रीट था कंटिन्यूअस था, बोलो डिस्क्रीट था। अच्छा बच्चों, डिस्क्रीट का सेंटर ऑफ मास जब निकालते थे, डिस्क्रीट का सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे निकालते थे, m1 x1 से, ठीक, अपॉन m1 प्लस, ऐसे YCM वगैरह याद है, डिस्क्रीट के फॉर्म में लगाते थे। तो अब देखो ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि हमने डिस्क्रीट अलग पढ़ लिया, कंटिन्यूअस अभी पढ़ ही रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को मिलाने जा रहे हैं, यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस सिस्टम से, कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हम फिर उसमें डिस्क्रीट का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये इसका लास्ट पार्ट आ जाता है, ठीक। तो समझो ध्यान से, इस क्वेश्चन को करो, लिखो, फॉर द फॉलोइंग, क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग वुडन टॉय, लकड़ी का खिलौना है, फॉर द फॉलोइंग वुडन टॉय find its center of mass। देखो लैंग्वेज ज्यादा ना लिखने के लिए हमने इसमें डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। Assuming base of the solid cone to be at the origin, ठीक, समझना, ये सॉलिड कोन है, इसका रेडियस है r, ठीक, और इसकी हाइट दी गई बच्चों 4r। ये जो रॉड है इसकी लंबाई दी गई है 2r। ये एक सॉलिड स्फीयर है, और अगर हॉलो भी होता तो भी कोई फर्क ना पड़ता हमारे ऊपर, इसका डायमीटर है 2r, ठीक। सॉलिड कोन, हाइट इज 4r, रॉड की लेंथ 2r, और इसका डायमीटर 2r।
ठीक। सॉलिड कोन का मास है बच्चों 5 kg, रॉड का मास है 1 kg और सॉलिड स्फीयर का मास है, इसको कर लो 6 kg सॉलिड कोन को, क्योंकि बेस थोड़ा बड़ा हैवी रखा जाता है। तो इसका मास है 6 kg, इसका 2 kg, इसका 2 kg। ठीक। तो अब तुमसे जो हम पूछते हैं तुम बताते जाओ कि यहां पे 3 पार्ट्स जोड़ करके ये वुडन टॉय बना है, सॉलिड कोन, रॉड और सॉलिड स्फीयर। तीनों कंटिन्यूस है कोई डिस्क्रीट है? तीनों कंटिन्यूस है। तो इनको अगर हम एज अ पॉइंट बॉडी माने तो इनको एज अ पॉइंट बॉडी इनके कहां पे मान सकते हो? सेंटर ऑफ मास पर। अब ये पूरा खिलौना वाई एक्सिस पर है कि एक्स एक्सिस पर है? तो इसका सेंटर मास यहीं कहीं वाई एक्सिस पे पाया जाएगा। ठीक। तो अब हमें करना क्या बच्चों, ध्यान से देखना, जब तुमसे पूछे बताते हैं ना, सॉलिड कोन का सेंटर मास का यही होगा, इसको नाम दे देते हैं M1, बोलो सही है। रॉड का सेंटर में इसको बिल्कुल बीचों बीच होगा गर्दन का, यहां पर बिल्कुल बीचों बीच क्यों ले रहे हो? क्योंकि रॉड कैसी है? यूनिफॉर्म। और सेंटर मास कहां? तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ठीक। सॉलिड स्फीयर सेंटर मास कहां होगा? उसके सेंटर पे, यानी यहां नाक पे, यानी क्या हो गया? इसको M3 कह सकते हैं, बोलो। ठीक। तो M3 ये रहा, M2 ये है और M1 ये है। क्या किया हमने? 3 कंटिन्यूअस सिस्टम्स को, 3 कंटिन्यूअस बॉडीज को बच्चों हमने क्या मान लिया? 3 पॉइंट बॉडी। ओके ओके। इन 3 पॉइंट बॉडीज का कोऑर्डिनेट याद आया? x1 y1 z1 वगैरह, ये 3 कोऑर्डिनेट अब तुमको बताने हम तुमसे चाहते हैं कि कहां से नाप रहे हो कोऑर्डिनेट? बेस से कि वर्टेक्स से? बेस से। सही। कौन है ये? सॉलिड कौन है, हॉलो कौन? तो इसका जो बेस से जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये कितना होगा? h/4 कि 2h/3? 3h/4। 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 क्यों? क्योंकि बेस से। तो ये केवल y पे कि x पे भी है? y पे। कितना? h/4। सही है। अच्छा, h कितना है? 4r। तो 4r/4 तो क्या आ जाएगा? 0, r। ये बात समझ में आ गई? तो M1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, r। एकदम क्लियर, बोलो। ठीक। अब यहां देखना, यहां दिक्कत हो जाती है कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है, सर ये कैसे होगा? M2 का जो डिस्टेंस तुम नापते हो, ये जो तुमने निकाला h/4, सही है। अब जो तुम M2 का डिस्टेंस निकाल रहे हो वो ओरिजिन से निकालते हो या कोन के वर्टेक्स से निकालोगे? यहीं से नापोगे ना सारा। तो जब तुम यहां से नापते जाओगे ये पूरा यहां तक पूरा नापोगे ना, तो ये इतना डिस्टेंस पहले बताओ कितना? इतना। ये कितना है भाई? रॉड की लंबाई 2r है ना, तो ये कितना है? r। तो क्या यहां पे हम 0, r लिख दें? नहीं। क्यों? क्योंकि नापना यहां से है, नापना यहां से। तो ये तो r है और यहां से आते कितना है? ये कितना है? 4r। तो r + 4r, तो यहां क्या लिखोगे? 0, 5r। ये बात समझ में आई? क्योंकि नाप कहां से रो? ओरिजिन से। ठीक। अच्छा, इसका सेंटर मास यहां पर है, तो ये डिस्टेंस कितना है? इतना इतना इतना। ये कितना है? r है। तो क्या 0, r लिख सकते हो? नहीं। क्या लिखोगे? ये पूरा यहां से यहां तक जोड़ोगे तो ये हो गया 4r + 2r + r। तो टोटल कितना आ गया? 0, 7r। ये बात समझ में आ गई? तो अब तुम यहां पे बच्चों YCM निकालोगे कि XCM निकालोगे? YCM निकालने फॉर्मूला क्या लगाओगे? M1 y1 + M2 y2 + M3 y3 अपॉन M1 + M2 + M3। सॉल्व कर सकते हो? करो। बाकी कोऑर्डिनेट लिखने में कोई डाउट हो किसी को कि कैसे क्या, तो फिर हम एक बार फिर बता देंगे, दोबारा बता देंगे। बस ये ध्यान रखना, डिस्टेंस नापा कहां से जा रहा? ओरिजिन से। ऑलवेज फ्रॉम द ओरिजिन।
आ गया आंसर? कितना आ रहा है? 3R पूरा, या कुछ डेसिमल में आ रहा है? 3R, 0,3R, यानी वाई एक्सिस पे आ रहा है ना, तो वाई एक्सिस पे 3R, 3R का मतलब कोन के अंदर ही है ना, 5R से कम अंदर। ठीक, सॉल्व करें। 6, 2, 2 मासेस याद है, M1 6 kg है, M2 2 kg है, M3 भी 2 kg है। कोऑर्डिनेट्स निकालने में दिक्कत कभी कभी हो जाती है, और अगर तुम एकदम क्लियर हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। बेस से कितना नापा? h/4, h तो 4R था, तो 4R/4 हो गया R, तो बेस से जो डिस्टेंस है y1 वो R आ रहा है केवल। फिर जो गर्दन है रॉड, उसका बीचों बीच लिया तुमने R, लेकिन उस R को हम कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, हम तो नाप कहाँ से रहे? ओरिजिन से, तो 4R ये हो गया और एक R ये हो गया, तो 5R हो गया। स्फेयर के एकदम सेंटर पे पहुंचे तो R है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट थोड़ा R है, कहाँ से नापोगे? बिल्कुल बेस से, 4R + 2R + R, तो 4R + 2R 6R + R 7R, तो 0,7R। इतना अगर आ गया तो फिर कुछ है ही नहीं। तो हमने क्या करा? कंटिन्यूस को डिस्क्रीट बनाया। डिस्क्रीट कैसे बनाया? अपने पढ़े हुए टेबल से समझिए सेंटर मास कहाँ होता है, उसके बाद आप डिस्क्रीट का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। ठीक है, YCM बराबर M1 कितना है? 6 इंटू R प्लस M2 कितना है? 2 इंटू 5R प्लस फिर से 2 इंटू 7R। अपॉन में क्या लिखोगे? 6, 4, 10। समझ गए बात? 10 कैसे आई? तो ऊपर क्या है? 6R 10R और 7 में 14, 6 20, 20 और 10 30, सही है, 30R। तो ये आ गया आपको 30R/10, तो ये कट गया, क्या आंसर आता है? 3R। ठीक, क्लियर एकदम? अब अगला क्वेश्चन तुम्हें बच्चों अपने बुद्धि विवेक से करना है तो बहुत आसान, लेकिन तुम्हें हो सकता है डिफिकल्ट लगे। इसमें हम कोई हिंट नहीं देंगे, क्योंकि इसके ये हिंट देंगे, इससे जुड़ी हर चीज तुमको पढ़ाई जा चुकी है। हर चीज से जुड़ी जो है वो तुमको पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ अनोखा लगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं ये तुम समझना। लिखो, हटा दें इसको, एकदम क्लियर है ये। इफ क्वेश्चन है, if 2 rods of lengths 2L and 6L are joined together, forming a L shape and placed with their intersection point at the origin. If at the origin as shown, if the rods have equal and uniform
लीनियर मास डेंसिटी, फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन लिख लो फिर बता दो। क्वेश्चन लिख लिया? ऊपर की 2 लाइन लिख ली है? 3 लाइनें, 1 2 3, ऊपर 3 लाइन लिख चुके हो ना? तो क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि 2 रॉड हैं, फॉर्मिंग एल शेप, लंबाई उनकी क्या है 6L एंड 2L। प्लेस्ड विद देयर इंटरसेक्शन पॉइंट एट द ओरिजिन। ये ओरिजिन पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस सिस्टम का बच्चों आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। इसे मास वास कुछ नहीं दिया गया, बोला गया है कि एज्यूमिंग द 2 रॉड्स हैव इक्वल एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ट्राई करना है, बोलो। मतलब क्या क्या एक्स सीएम वाई सीएम, एक्स कॉमा वाई बताओ ना, एक्स सीएम वाई सीएम क्या बता दो? L/4 और 9 L/4 9 बच्चों चेक करते हैं। तो इसका सिस्टम का सेंटर मास आएगा बच्चों, क्या वो केवल एक्स पे आएगा, केवल वाई पे आएगा, कि एक्स वाई दोनों पे आएगा? आपकी बात सही है। तो तुम्हारे 2 आंसर आएंगे, एक्स सीएम कॉमा वाई सीएम। सही है। चेक करें क्या करना था इसमें। चलो सॉल्व करते हैं। अगर तुम इसको नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसका जब सोल्यूशन जानोगे तो ये जरूर समझ जाओगे कि हाँ यार इसमें हर चीज तुमको पता है, जो कुछ भी बताया गया सब है इसमें। पहले आंसर आया कि नहीं? अच्छा, एक छोटी सी बात है, उसको तो ध्यान से देखो, हटा दें। तुम्हें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसका सेंटर मास कहां पर है, एकदम सेंटर पर है। इसका सेंटर मास कहां है, एकदम सेंटर पर है। तो हमारे पास सिस्टम में कितने मास है, 2 कि 3? 2। तो दोनों को पॉइंट मास मान सकते हो ना। तो दोनों को अगर हमने पॉइंट मास माना तो हमें वो पॉइंट मास ऐसे दिख रहे हैं कि ये M2 यहां पर है, M1 यहां पर है। तो बस तुमको इतना बताओ कि M2 के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे। टोटल 12 था तो कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? आवाज नहीं आई। L,0। ये बात सही है? ओके। इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? इसके तुमको y पे जाना पड़ेगा, x पे भी जाओगे? y पे। x पे गए थे क्या? x पे कितना गए थे? 0। तो क्या लिखोगे? 0,3L। वेरी गुड।
याद आया, खेत खेत जाएंगे, मेड़ मेड़ जाएंगे, याद है? तो बस वही है। ये क्या हमारा x1 y1, ये क्या हमारा x2 y2, बात सही है। तो m1 की वैल्यू, सर m1 की वैल्यू नहीं दी गई, सर m2 की वैल्यू नहीं दी गई है। अरे हाँ, हमने इसको ध्यान ही नहीं दिया, वैल्यू मास की तो वैल्यू दी नहीं है, तो कहां सॉल्व हो पाएगा? अब तो सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा। क्वेश्चन एक लाइन बोली थी कि दे हैव इक्वल एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी बच्चों सिंबल क्या था? क्या था? लैम्डा। सिंबल क्या था? लैम्डा। ठीक, लैम्डा का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको अगर हम ऐसे तुमसे बुलवाएं, 1 मीटर का मास लैम्डा है, 1 मीटर का मास लैम्डा है, 1 किलो आलू 10 रुपए का है, 2 किलो कितने का होगा? 1 किलो आलू 10 रुपए, 2 किलो कितने का होगा? 3 किलो, 4 किलो, x किलो, x इंटू 10, जितने किलो लोगे उसको 10 रुपए से मल्टीप्लाई करते जाओ, उतने पैसे दे देना। तो अगर 1 मीटर का मास लैम्डा है तो 2 मीटर का मास, 3 मीटर का मास, 6 मीटर का मास 6 लैम्डा। तो जिसकी लंबाई 6l है, इसका मास कितना होगा? 6l इंटू लैम्डा, बोलो। और जिसकी लंबाई 2l है, 2l इंटू लैम्डा। तो मास पता तो है? नहीं पता है? तो देखो m1 की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू है 6l इंटू लैम्डा, बोलो सही है। और m2 की वैल्यू क्या है? 2l इंटू लैम्डा, सही है। ओके, बोलो ठीक। अब इसको और छोटा कर लो। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर इसका मास 2 kg है तो इसका मास 6 kg है। नहीं, 2 मीटर का मास 2 kg है तो 6 मीटर का मास 6 kg है। 2 मीटर का मास अगर 2x है, 6 मीटर का मास 6x है ना? बोलो। तो उससे क्या होगा कि ये इतना इतना जो तुम लिख रहे हो लैम्डा लैम्डा, इसकी थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो m2 को लिख दिया जाए 2m, तो इसको क्या लिख दिया जाए? 6m। तो लिखने में आसानी लगेगी, लैम्डा लैम्डा लिखना बच जाएगा, सही है। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट करोगे? xcm निकालोगे पहले। xm क्या लिखोगे? m1 x1, m1 कितना है? m1 कितना है? 6m इंटू x1, x1 कितना है? x1 कितना है? 0 प्लस m2, m2 कितना है? 2m इंटू x2, x2 कितना है? l अपॉन 6m प्लस 2m। ये समझे कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं? xm का फॉर्मूला बच्चों भूलो मत, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमने इसको m1 माना, तो ये चीज क्या लिखी हुई है? अरे हमने उल्टा लिख दिया ना थोड़ा सा, अच्छा सिंबल उल्टा लिख दिया, सॉरी सिंबल उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। अब फॉर्मूला लगाओगे xcm, m1 कितना है? m1 कितना है? 6m इंटू x1, x1 कितना है? 0, सही है, प्लस m2, m2 कितना है? 2m इंटू x2, x2 कितना है? l अपॉन 6m प्लस 2m। कितना आ गया? 2ml अपॉन 8m, सही है। कितना आ गया? l/4। ये क्या चीज है? xcm, सही है। तो इसी तरह से ycm निकाल सकते हो। ycm में लिखोगे m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन क्या लिखोगे? m1 प्लस m2। तो m1 क्या लिखा जाए बोलो बच्चों? 6m इंटू y1 3l प्लस m2 2m इंटू 0, 2m इंटू 0 हो जाएगा ना, अपॉन में किस क्या आएगा? 8m। समझ पाए? 6m प्लस 2m। तो कितना आएगा बोलो? y से ऊपर लिखा हुआ कितना? 18 ml, क्षेत्र 18 प्लस 0 अपॉन कितना? 8m। कितना आ गया? 9/4l। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, xcm ycm बराबर l/4 9l/4। ये आंसर आ गया। तो इसे मास नहीं था, लेकिन हमें मास पता है कि क्या होगा कि जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा मास।
जितने गुना लंबाई उतने गुना मास, ठीक है। लैम्डा कॉन्सेप्ट समझ में आया? लैम्डा का कॉन्सेप्ट, 1 मीटर का लैम्डा है तो 2 मीटर का 2 लैम्डा है, 3 मीटर का 3 लैम्डा, 6 मीटर का 6 लैम्डा है। ठीक है, लिखो। हेडिंग डाल दो, हेडिंग नए पे से नई हेडिंग। अब इसमें क्वेश्चन कर लेना, बहुत लंबे चौड़े भी क्वेश्चन सेंटर मार्क्स के उनको करने की जरूरत नहीं, वो सब आते नहीं, ठीक है। अब तो और थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया इसमें, ठीक है। हेडिंग डाल दो, रोटेशनल डायनेमिक्स। ये समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? मास था कि नहीं था यहाँ पे? मास था, मास था, इनडायरेक्टली था, मास इनडायरेक्टली था। बोल दिया ना लैम्डा यूनिफॉर्म है और दोनों का सेम है, तो जितनी ज्यादा, जैसे तुमसे कहते हैं एक रस्सी है हमारे पास, है ना, रस्सी का बंडल है पूरा, ठीक। अब उसमें से हमने 2 मीटर रस्सी निकाल ली और एक 6 मीटर रस्सी निकाल ली, तो दोनों रस्सी का जो लीनियर मास डेंसिटी सेम है, डिफरेंट है? सेम, लेकिन 2 मीटर वाली हल्की है और 6 मीटर वाली भारी है। तो ये ऐसी इसके अंदर कितनी है? 3 हो गए ना, तो इसका 2 kg मास है, इसका 6 kg मास हो जाएगा। जितने गुना लंबाई उतने गुना मास बढ़ जाता है, समझ गए ना? एक लाइन लिखो, सर्कुलर मोशन of a distributed system of mass, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन ही तो है, क्या है? सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन किसका? किसी पॉइंट मास का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। ये सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि all the terms like angular displacement, जो आपको पढ़ाया है हमने, एक टर्म को अलग अलग समझाया कायदे से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एटसेट्रा, जितना कुछ भी तुमने इसके अंदर पढ़ा, अल्फा वल्फा एटी वेटी, सब उसी तरह से यूज होगा जैसे सर्कुलर में यूज होता था। तो ऑल द टर्म्स लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एटसेट्रा आर यूज्ड इन द सेम कॉन्सेप्ट एज इन द सर्कुलर मोशन, एज इन द सर्कुलर मोशन। जैसा सर्कुलर मोशन आप यूज करते थे एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से आप यहां फिर से यूज करेंगे, नो एक्सेप्शन, नथिंग। ठीक है, क्लियर? अब ये जो पॉइंट लिखवाया गया है, ये पॉइंट, इसको जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम समझ जाएं कि हाँ भाई ये तो सब कुछ वैसे ही है।
अनोखा है, नया कुछ नहीं है। ये लिख चुके हो ना, पॉइंट्स लिख ले पूरे। एग्जाम्पल, इफ अ पाइप इज फिल्ड विथ water uniformly and it is rotated about an axis as shown, rotated about an axis as shown, if angular velocity of the pipe is omega and its length is capital L, find the force of water acting on the other end of the pipe। ठीक, तो क्या हुआ, एक पाइप को आपने यूज किया और इस एक्सिस पे इसको घुमा दिया और पाइप में पानी भरा हुआ है, और कैसा भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, और कैसे घुमा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं। ठीक है, इस टोटल पाइप की लंबाई है L, तो एंड ए बी मान लें। क्वेश्चन कह रहा है इस एंड पे जो पानी का बल लग रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, डायग्राम बना लो, क्वेश्चन लिख लो पूरा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, पहले एक एक करके समझेंगे। ये पाइप है, इसे घुमाया जा रहा है ओमेगा से। ठीक है, पानी भरा हुआ है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये बच्चों कि देखो, जैसा अब तक करते आ रहे हो, ये कोई लंबाई मान लो dx, जिसका मास मान लेते हैं कितना, dm, जो किस रेडियस में घूम रहा है, मान लिया जाए x रेडियस में घूम रहा है। पूरी रॉड की लंबाई कितनी है, l। तो तुम्हें मालूम है जब कोई चीज घूमती है, सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है, तो बाहर की तरफ फोर्स लगते से कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तीन फॉर्मूले थे, एक था mv²/r, mr ओमेगा स्क्वायर और mv ओमेगा। सही है, क्योंकि इसने जिक्र किया हुआ है ओमेगा का, तो mv²/r हम फॉर्मूला यूज ना करें, तो हम कहते हैं कि इस dm की वजह से जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, वो लग रहा है dm/r ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स कह दिया हमने df है, कितना है, df। mr ओमेगा स्क्वायर यूज करें, dm/r ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहां से यहां तक कितने dm होंगे, तो बहुत सारे dm हैं, और सारे dm का फोर्स बाहर लग रहा है कि अंदर, बाहर। तो ऐसे df 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 जोड़ते चले जाओ। और एक दूसरी बात जो रहेगी बीच में, ये जो r लोगे, ये r क्या लोगे, x लोगे कि पूरी लेंथ लोगे, ये कितने रेडियस से घूम रहा है, ये कितने रेडियस से घूम रहा है, ये वाला मास कितने रेडियस घूम रहा है, x पे घूम रहा है, तो क्या लोगे, dm इंटू x इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ये इसी तरह से बहुत सारे dm 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 ऐसे हैं जिन पे बहुत सारा फोर्स df 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 लग रहा है। तो नेट फोर्स के लिए इन सारे फोर्सेस को जोड़ दोगे या घटा दोगे, जोड़ देंगे। और ये जो फोर्स जोड़ोगे बच्चों, ये कंटिन्यूअसली जोड़ोगे कि डिस्क्रीट जोड़ोगे,
कंटिन्यूस। और जब भी कंटिन्यूस जोड़ना होता है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं या समेशन लगाते हैं? तो इंटीग्रेशन इधर भी कर देंगे इधर भी कर देंगे, तो df का तो आ जाएगा f, सही है। और एक चीज अगर हम तुमसे बिना पूछे लिख दें यहाँ पे, तो क्या किसी को कोई आपत्ति हो गई कि जहां dm लिखा था हमने लिख दिया लैम्डा dx इंटू क्या लिखा है x इंटू ओमेगा स्क्वायर? कोई प्रॉब्लम? अभी सिखाया था ना कि कहीं dm लिखा हो लैम्डा dx लिख सकते हैं। और कैसा लैम्डा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा बोलो, f बराबर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा x dx, बोलो x dx तो बचेगा। ओके, लिमिट क्या लगाओगे 0 से l, तो क्या लिखा है f बराबर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या लगा दी 0 से l। तो f बराबर, अब बच्चों देखो जहां लैम्डा लिखा हुआ लिख सकते हैं टोटल मास अपॉन टोटल लंबाई, लैम्डा का फॉर्मूला बताया था ना, टोटल मास अपॉन टोटल लंबाई इंटू क्या लिखा है ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या लिखा है एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। ठीक, ओके, काट पीट दिया थोड़ा बहुत, तो रिजल्ट क्या बन गया, f बराबर एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये आ गया हमारा आंसर। बोलो सही है, बोलो बच्चों करेक्ट। ठीक, देखो इधर, और देखो उसको देख लो, इकट्ठा लिखना। और ये हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया इसमें, सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट लगाया, बोलो। फिर देखो हम सर्कुलर कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, लेकिन एक बात के साथ लगाने जा रहे हैं कि क्या बात है, देखो इधर देखो, लिखना बाद में, पहले देख लो इधर, कभी कभी कुछ चीजें देख लेनी चाहिए। अभी हमने एक चैप्टर जस्ट खत्म किया, इसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक, अच्छा ये जो सारा मास था ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? तो अगर इस पाइप को हम एक पॉइंट बॉडी की तरह एज्यूम करें कि सारा का सारा मास एक पॉइंट बॉडी की तरह यहां पर है m, तो ये सारा का सारा मास कितने रेडियस से माना जा सकता है, कितने रेडियस से माना जा सकता है? आवाज नहीं आई, l बाय 2 पर, टोटल लंबाई l थी ना, तो सेंटर मास कहाँ उसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, तो ये जो r है क्या इसको l बाय 2 ले सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों क्या लगता है, F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर लगता है, बोलो। तो जहां r होगा क्या ले सकते हैं, तो फोर्स का आंसर आ गया हमारा m l, एक मिनट, आंसर आ गया हमारा m l ओमेगा स्क्वायर बाय 2। तो आंसर सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, सेम। तो ये किस मेथड से आया, ये आया किससे, सेंटर ऑफ मास से। ये किससे आया, इंटीग्रेशन से। सही है, अब तुम्हें ये ज्यादा बेटर लग रहा होगा, लग रहा है ना। लेकिन क्या हुआ, तुमको इसमें सर्कुलर भी दिखा दिया और सेंटर ऑफ मास भी दिखा दिया, समझ में आ गया। दोनों तरीके लिख लो, जैसे लिखा है वैसे। कोई डाउट तो पूछ लो।
लिख लिया? देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो मास कैसा था यहाँ पे? यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म? कंटिन्यूस था कि डिस्क्रीट था? कंटिन्यूस था, इसलिए रोटेशनल डायनेमिक्स में इंक्लूड हो गया। लेकिन जो टर्म्स यूज हुए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह, फॉर्मूला वगैरह सब क्या था? सेम। और इसी में हम सेंटर ऑफ मास भी चिपका सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस सिस्टम के लिए ही तो क्या डिफाइंड है, या डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए क्या डिफाइंड है? सेंटर ऑफ मास, है ना। तो दोनों चीजें आपस में आ गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले आप सर्कुलर सीखते हैं, फिर आप सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, और फिर रोटेशनल डायनेमिक्स आता है। ये सीक्वेंस है चैप्टर्स का, ठीक है। ओके, हेडिंग डाल दो। हेडिंग, अब ये आज की इसलिए हेडिंग्स को बना रहे हैं क्योंकि आपको याद रखना है, क्योंकि अगले क्लासेस में उसको यूज करना सिखाएंगे। तो आज रटना है तुम्हें, और ये रटना है बहुत आसान है। नाम है रोटेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन। रोटेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन बच्चों क्या होती हैं? जैसे आपकी लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, सेम बिल्कुल उसी तरह से है, और कंडीशन भी वही है। क्या? यूज्ड ओनली व्हेन, वहां पे था लीनियर एक्सेलरेशन ए, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सिमिलर सिमिलर, वहां पे ए था, यहां पे अल्फा। ओनली व्हेन अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट? कांस्टेंट। तभी आप यूज करेंगे जब आपका अल्फा क्या है? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे सर? तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, जैसे वहां यूज करते थे ना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 1D में क्या लगाते थे? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। यहां पे भी वही करेंगे, ठीक। अच्छा, अब देखो वहां पे होती थी v, ठीक, यहां पे है ओमेगा, वहां होती थी u, यहां है ओमेगा नॉट, ठीक। सिमिलर नहीं, मतलब इक्वल नहीं है, सिमिलर, 3 साइन का मतलब सिमिलर। वहां पे होता था a, यहां पे कौन है? अल्फा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। वहां होता था डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही है। लेकिन वहां टाइम था, यहां भी टाइम है, तो सिमिलर नहीं, सेम है, टाइम तो टाइम ही रहता है, सही है। तो बच्चों टोटल इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती हैं? तो ज्यादातर लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, जो आम जिंदगी जीते हैं, वो बताते हैं 3, लेकिन जो मेंटोस लाइफ जीते हैं वो बताते हैं कितनी? 5। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। तो सारी इक्वेशन बोल सकते हो। पहली थी v बराबर u प्लस at, दूसरी थी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तीसरी थी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, चौथी जिसमें एक्सेलरेशन नहीं आता, बिना एक्सेलरेशन की इक्वेशन पूछोगे तो लोग सन्नाटे में चले जाते हैं। ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें a नहीं आता, तो लोग सोचते हैं यार ऐसी तो पता नहीं। s बराबर u प्लस v बाय 2 इंटू टी, करेक्ट। और पांचवी इक्वेशन थी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, याद है? तो एसेंथ बराबर u प्लस a बाय 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1, ठीक है। तो हम बोलेंगे लीनियर, लिखेंगे एंगुलर। जैसे पहली इक्वेशन क्या है? v बराबर u प्लस at, बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? दूसरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर है? तीसरी थी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बोलो समझ में आ रही बात? टर्म बोले लीनियर का, लेकिन लिख रहे हैं रोटेशनल क्योंकि सिमिलरिटी सिमिलरिटी। अच्छा, चौथी थी बिना एक्सेलरेशन वाली, s बराबर u प्लस v बाय 2 इंटू टी, दिस वॉज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। और पांचवी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड क्या थी बच्चों? एसएनथ बराबर, याद है, u प्लस a बाय 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। ये हो गई टोटल 5 इक्वेशन ऑफ मोशन। और ध्यान ये रखना है तुम्हें कि इन इक्वेशंस में जो टर्म्स हैं वो और आगे भी खुल जाते हैं। कैसे खुल जाते हैं? तुमको खुद मालूम है कि ये अकेला ओमेगा, इसके 4 फॉर्मूले हैं, याद है? ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी, वी बाय आर, 2 पाई स्मॉल एन, 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो मान लो तुमसे पहले पूछेगा फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो आपने ओमेगा निकाल लिया, उसका 2 पाई एफ कर दो। फाइंड द लीनियर वेलोसिटी, तो ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा बराबर v बाय आर, रेडियस दिया होगा तो v निकल आएगा। तो ये फर्दर फिर खुल जाते हैं। फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा निकाल लो, अल्फा बराबर 80 बाय आर, तो 80 मिल जाएगा।
फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीटेड, नंबर ऑफ सर्कल्स, तो थीटा निकाल लो, थीटा बराबर 2 पाई कैपिटल एन, पुट कर दो कैपिटल एन आ जाएगा। समझ गए? तो इनमें जो टर्म्स हैं ये हम लोग बहुत अच्छे से किसमें सीख चुके हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक, बाकी इक्वेशन किस तरह से लिखी हमने, लीनियर इक्वेशन की सिमिलैरिटी से, और इनको यूज करने की कंडीशन भी वही है, कौन सी, वो यूज करते थे जब लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, इनको यूज करते हैं जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक, अगर कोई कहता है कि एक डिस्क घूम रही थी, घूमते घूमते उसकी स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है, तो बच्चों उसमें अल्फा आप नेगेटिव लोगे पॉजिटिव, क्योंकि एक्चुअली वो क्या है, एंगुलर रिटार्डेशन, और स्पीड बढ़ती जा रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा आप लेंगे पॉजिटिव। जैसे वहां कहते थे कि बॉल जो है रिटार्ड हो रही है या बॉडी रिटार्ड हो रही है तो माइनस है, एक्सेलरेट हो रही है तो प्लस है, कोई नया नहीं कहानी नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सही है, फर्क क्या हमने समझा दिया, ओमेगा के अंदर v बाय आर है, ओमेगा के अंदर 2 पाई है, 2 पाई एफ वगैरह वगैरह। ठीक, वहां पे क्या था, खाली v निकाल के छुट्टी हो जाती थी, लेकिन यहाँ ओमेगा निकाल छुट्टी नहीं होती है, ओमेगा के बाद भी कुछ और चीजें पूछेगा तुमसे। अभी तुम्हें क्वेश्चन दिखाएंगे कि तुमको टॉर्क दे देगा, डिस्क दे देगा, रेडियस दे देगा, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछेगा इतने चक्कर के बाद। तो तुम चक्कर के बाद पहले अल्फा निकालोगे, डिस्क का आई पुट करोगे, फिर टॉर्क से आई अल्फा यूज कर लोगे। तो चीजें आपस में कोरिलेट करके उसने कई बार पूछी हैं, तो पहले तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें जो टर्म्स हैं उनके कितने और फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। वो कहां से याद होंगे, सर्कुलर वाले कॉन्सेप्ट से। एकदम क्लियर, बोलो ठीक, लिखो। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना चैप्टर आगे नहीं चलता। तो आज की लास्ट हेडिंग है, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा, लेकिन इसको याद करना आपको जरूरी है क्योंकि अगला क्लास आपका मंडे को है, इसलिए इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। और फिर संडे का क्लास आपका रहेगा 1 से 4, 1 to 4। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो पिछले संडे को क्लास नहीं हुआ था, ठीक है, फिर मंडे को भी नहीं हुआ था, क्योंकि भाई देखो तबीयत तो अगर खराब है तो क्लास कैसे लिया जाए, और तबीयत भी अगर ऐसी हो जिसमें खांसी ज़्यादा आ रही हो तो लोग आपको शक बहुत करने लगे हैं, है ना। पहले तो खांसते खंगारते पढ़ाते रहते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खांसते हुए पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे धीमे धीमे बैग उठा के निकल लेंगे, है ना। और वो ठीक भी नहीं है ना, इस मौसम में, इस माहौल में अगर आप ज़्यादा खांसेंगे तो लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, अपने लिए तो ठीक है ही नहीं, लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। तो संडे को बहुत खांसी आई, फिर मंडे को तो कुछ ज़्यादा ही आ गई, तो मंडे को मैं छुट्टी कर ली, फिर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, इसलिए मंडे ऑफ हो गया था। इस संडे को ऊपर ने चाहा तो क्लास बढ़िया होगा, बम्पर होगा। अभी क्या कह सकते हैं, तबीयत खराब चल रहा है, अभी भी जो है दवाई वो रखे रहते हैं गाड़ी में, कब सिरप पीते हैं, 2-3 बोतल पी चुके हैं कसम से। हाँ हाँ, हम ऐसे ढक्कन डाल के थोड़ा पीते हैं, उसको ढक्कन को डाल के पियो, फिर उस ढक्कन को फिर उसमें पानी डालो, खंगालो, नहीं तो उंगली चिपचिपाता है, तो ऐसे बोतल खोलते हैं, अंदाजे से एक घूंट ले लेते हैं, रख देते हैं, कभी कभी अंदाजा ज़्यादा कम हो जाता है, चलता रहता है। खांसी की दवाई कौन सा नुकसान करती है, ठीक। तो देखो 2-3 तरह की दवाई चाहिए, आज हम नई दवा लेंगे, आज हम वो लेंगे, टॉरेक्स मंगाएंगे, टॉरेक्स उसका जिसका जगजीत सिंह ऐड करता था ना, एक ने बताया कि उसको पियो तो खांसी कम, वैसे थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। तो बच्चों देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इसमें जो डेफिनेशन बोल रहे हैं इसको आप याद रखेंगे। इट इज डिफाइंड फॉर अ रोटेटिंग मास एज द प्रोडक्ट ऑफ मास with the square of its रेडियस मत याद रखना, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस नहीं है, रेडियस हो सकता है लेकिन क्या लिखना है देखो, ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज डैश। आज से खाली परिभाषा पढ़ेंगे और इसको फॉर्मूले क्लियर करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, दैट्स ऑल। मतलब छोटा सा क्वेश्चन, बहुत मामूली सा, ज़्यादा। इट इज डिफाइंड फॉर अ रोटेटिंग मास एज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज डैश। ये लिख चुके हो? तो यहां पे लिखा हुआ है देखो बच्चों, ये एक्सिस है, ये एक मास है m,
इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो आप बोलोगे m r स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लगाया? आप इसको रेडियस बोल देते। नहीं, रेडियस इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये लिख चुके ना हेडिंग ऊपर, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, इस बात को समझने के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कर लिया जाए, एक लॉलीपॉप क्वेश्चन किया जाए। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन ये है कि दो लॉलीपॉप हैं और ऐसे रोटेट हो रहे हैं। ठीक, दोनों लॉलीपॉप्स का मास सेम है। ये एंगल बच्चों दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये लेंथ दी गई है L, और कह रहा है फाइंड MI ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है ना? तो क्या करोगे? ML स्क्वायर बोल दोगे क्या? नहीं, क्या लोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो तुम्हें दिख रहा है वो है R है, इसका भी कितना है R। तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2mr स्क्वायर। बट R नहीं दिया क्वेश्चन में, क्या दिया है L। तो ट्राइंगल देख पा रहे हो? ट्राइंगल में दिख रहा है कि ये कितना एंगल बच्चों 60 डिग्री, ये हो गया R, ये क्या है लेंथ। ठीक बात बोलो। तो अब अगर आपको कहा जाए कि भाई इसको रिलेट करके दिखाओ तो क्या लगाओगे? साइन कॉस टेन क्या लगाओगे? साइन, ये मालूम है ना बातें सारी? हाँ, साइन 60 बराबर क्या आएगा R बाय L। तो R बराबर क्या आएगा बच्चों? L साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। बस ये तो चाहिए था, ये चाहिए था, पुट कर दो यहां पर। क्या आएगा? I बराबर 2m इंटू R क्या लिखा? L √3/2 का बोलो बेटा होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 2m इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 L स्क्वायर अपॉन भाई √3 हो जाएगा, L स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 कट गया, और हमारा फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर यहां लिख दे रहे हैं, I बराबर आ गया 3/2 ml स्क्वायर। ये क्वेश्चन सिर्फ ये बताने के लिए था कि यहां जो R है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। क्लियर? ठीक है, तो इसके आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टोरी पढ़ेंगे मंडे को।